नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल, मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी। देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, बाजार के मूड माहौल को समझा जाए तो मूड हमें वीकेंड वाइब कंप्लीटली दे रहा है। अच्छा खासा मोमेंटम इस टाइम पे बना हुआ है बाजार में। निफ्टी की बात करी जाए तो डे हाई के आसपास ये कारोबार कर रहा है। वहीं बाकी के अगर सेक्टर्स की बात भी करी जाए तो यहाँ पे भी जो रुझान है पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिल रहा है। दो तीन सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे बैकफुट पे हमें कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहला सेक्टर है निफ्टी आईटी, बिकॉज कल जो अनाउंसमेंट आई थी कि जो एंथ्रोपिक का प्रीव्यू मॉडल है दूसरे माइथॉस का, वो दिखा दिया गया है, जिसके बाद निफ्टी आईटी में कल भी हमें एक प्रेशर जो है वो देखने को मिला था। कल टीसीएस के नंबर्स आए, नंबर्स हमें न्यूट्रल देखने को मिले, कोई वाव फैक्टर भी नहीं देखने को मिला। एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि जो डील विंस है और जो एआई का जो हम मॉडल है वो अब वापस से अच्छा रेवेन्यू जो जनरेट है वो करके दे रहा है। अप्रॉक्सीमेटली रेवेन्यू का 7.5% हमें एआई से आता हुआ दिखाई दिया है। ये चीज़ अच्छी थी, लेकिन बाजार को ये चीज़ पसंद नहीं आई है। रेवेन्यू में हमें एक डिप देखने को डेफिनेटली मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। इसके अलावा फार्मा एंड हेल्थ केयर आज थोड़ा सा बैकफुट पे कामकाज कर रहा है, लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स की बात करी जाए तो मूड माहौल अच्छा है। अब ऐसे बाजार में करना क्या चाहिए? पिछले कुछ टाइम में हमने देखा काफ़ी मंदी का सिलसिला बना हुआ था। अब आगे क्या करे, क्या वापस से जो जोश है वो भरता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जानते हैं अमित जी से। अमित जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। जी अमित जी, क्या करा जाए? वापस से समझ ले कि अच्छे दिन आ गए या अभी भी जो कॉशियस अप्रोच है हमें बरतना जरूरी है? जी कंचन जी, स्क्रीन देख के तो लग रहा है कि फाइनली और थैंकफुली अच्छे दिन लग रहे हैं कि वापस आ गए, अनलेस ट्रम्प साहब की तरफ से कोई ट्वीट आ जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट जब से सीज फायर की न्यूज आई है, जो गैप मार्केट्स ने निफ्टी और बैंक निफ्टी में बनाया था वो सस्टेन हो रहा है। पोजिशनली अगर हम बात करें तो 23,800 23,850 एक पोजिशनल लेवल है। जब तक ये लेवल्स मार्केट होल्ड कर रहा है, मेरे ख्याल से ये बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर है। ऊपर में 24,200 जहां पे हमारा 50 डेमा आता है, वो एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। 24,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस में मार्केट निकलती है तो और भी ज्यादा तेजी बनेगी। पॉजिटिव फैक्टर मार्केट्स में ये है कि गैप मेंटेन्ड है, 10 और 20 डेमा के ऊपर है। इंट्राडे के लिहाज से इट्स अ बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर। कोई भी डिप 23,950 940 की तरफ आए तो 30-40 पॉइंट के स्टॉप से इंट्राडे फिर पोजीशन बनानी चाहिए। तो नेट नेट स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव एज लॉन्ग एज 23,800 पोजिशनली होल्ड करता है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जस्ट लाइक निफ्टी। ये इंडेक्स भी अपना सीज फायर का जो गैप है उसे होल्ड कर रहा है, 10 और 20 डेमा के ऊपर है। जस्ट लाइक निफ्टी, यहाँ पे भी हमारा रेजिस्टेंस 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 56,200 के आसपास आता है। तो उसके ऊपर अगर पोजिशनली क्लोजिंग बेसिस में निकलेगा तो और तेजी बनेगी। बट इंट्राडे के स्ट्रिक्टली लिहाज से कोई भी अगर हमें डिप मिले टुवर्ड्स 55,500 तो दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाए और लॉन्ग जाए। ओके, लॉन्ग जाने की फिलहाल तो हिदायत है। इस मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या अप्रोच होनी चाहिए वो हमने समझ ली, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है आपकी क्वेरीज को एड्रेस करने का। लेकिन उससे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आइए, व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि आपके सवाल ये भी आते हैं कि सवाल कैसे पूछें। तो 7045220000 ये वो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि सीएनबीसी आवाज़ के एक्स, इंस्टा और फेसबुक हैंडल पर भी टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा कंचन नौटियाल या श्रेया ठाकुर को भी आप डीएम करके, टैग करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकुमार जी बोकारो से। राज जी नमस्कार। नमस्ते मैम जी, सवाल सर आपका। मैम, मैंने परचेज किया हुआ है 870 के प्राइस पे एक 1000 एचडीएफसी बैंक का शेयर। अच्छा, तो क्या पूछना चाह रहे हैं? लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहता हूँ। अभी तो 809-10 के अराउंड चल रहा है जी। तो 810 पे कर रहा है कारोबार, 870 आपकी खरीद है, आप 60 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। 726 तक पहुंच गया था अमित जी ये पर्टिकुलर काउंटर, जब चेयरमैन की तरफ से इस्तीफा एग्जिट हुआ था। उसके बाद लगातार लीडर्स एग्जिट किए थे एचडीएफसी बैंक में। एक बड़ा सवाल बन गया था कि क्या यहाँ से फिर रिवाइवल देखने को मिलेगा कि नहीं, लेकिन बाउंस बैक किया है एचडीएफसी बैंक ने और आज भी देखिए डेज हाई पर कर रहा कारोबार। 870 इनकी खरीद है, वो लक्ष्य, वो स्तर कितना दूर और फिर यहाँ से क्या मूव्स आ सकते हैं? जी देखिए, एचडीएफसी बैंक के चार्ट को फाइनली देख के लग रहा है कि थोड़ी बहुत यहाँ पे स्टेबिलिटी है।
स्टॉक ने एक पैनिक लो बनाया था 720 730 के आसपास, उसके बाद से हमने एक सस्टेन्ड रिकवरी देखी है स्टॉक में। 800 का एक साइकोलॉजिकल मार्क था, स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अच्छी बात ये है कि सीज फायर का जो गैप अप हुआ था एचडीएफसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक भी उसको मेंटेन कर रहा है। 800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो प्रीवियसली स्टॉक ने तोड़ा था, वापस रिगेन कर लिया, तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी पुल बैक पॉसिबल है टुवर्ड्स 840 850, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लगा के रखे 780 का। तो जब तक 780 इंटैक्ट है, ये स्टॉक आउट परफॉर्मर तो नहीं रहेगा, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली इट विल इंच अप। ये 780 का एक काफ़ी क्रूशियल लेवल है, इसको आपको खासा फोकस में रखना है। ये थी राय एचडीएफसी बैंक के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले दर्शक जबलपुर से सचिन जी हमारे साथ जुड़े। सचिन जी नमस्कार। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल। मैम आई हैव गॉट 100 shares of Wipro at 284 ओके and my view is for 1 year. So what is the suggestion? Should I hold it or sell it? ओके विप्रो, एंड जैसे कि आपने बताया 284 की बाइंग है और 100 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, 200 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। आईटी पैक के ऊपर हमने ऑलरेडी शो के शुरुआत में ही बातचीत कर ली थी। तो अमित जी क्या करा जाए? विप्रो करीब करीब हमें 80-90 रुपए का जो लॉस है पर शेयर देखने को मिल रहा है, बट इन ग्रीन ऑलमोस्ट आज आ गया है। जी, विप्रो के स्ट्रक्चर में भी हमने एक अच्छा खासा क्रैक देखा है, लेकिन अब जिन लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। वीकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका था 190 के आसपास, हमने देखा स्टॉक ने वो लेवल्स होल्ड किए। इनफैक्ट अगर हम वीकली चार्ट देखें तो 4-5 वीक 190 195 के आसपास स्पेंड भी किया और फिर स्टॉक एक राउंडिंग पैटर्न से ऊपर आ रहा है। तो होल्ड करने की सलाह है, 190 का आप स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। इट विल गो अप स्लोली एंड स्टेडीली, लेकिन जब तक 190 इंटैक्ट है, इन लेवल्स पे आप बुकआउट नहीं करना चाहिए। राइट विप्रो पे ये रहा आज इकलौता शायद आईटी स्टॉक जो इन ग्रीन है, हालांकि ऊपर इस तरह से ये भी फिसला है। बायबैक की खबर के बाद एक थोड़ी बहुत राहत हमें देखने को मिली इस पर्टिकुलर काउंटर में। 190 का स्टॉप लॉस लाकर आप होल्ड कर सकते हैं। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक जी गाजियाबाद से। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी सवाल सर आपका। जी मैडम, मेरे बजाज हाउसिंग फाइनेंस में है करीब 6000 शेयर हैं और एवरेजिंग करने के बाद आज की तारीख में उनकी जो कॉस्ट आ रही है मेरे को 142 आ रही है। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, 142 की इनकी जो एवरेज प्राइस है उससे भी नीचे काज कर रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस। 86 के लेवल पर लॉस झेल रहे हैं अमित जी। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने आईपीओ के टाइम से ही अगर आप देखें तो काफ़ी पेशेंस टेस्ट कर लिया है अब निवेशकों का। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? 6000 क्वांटिटी है तो ठीक ठाक क्वांटिटी है इनके पास। जी देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में हमने एक अच्छा खासा क्रैक देखा। 100 का एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जिस दिन स्टॉक ने वो तोड़ा उसके बाद हम कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक डाउनफॉल देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 74-75 तक के लेवल्स देखे और इस पूरी गिरावट में हमने ये देखा कि स्टॉक 10 और 20 डेमा रिगेन नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस बार जो रिकवरी आई है, हमने उसमें देखा है क्रूशली 10 और 20 डेमा रिगेन हुआ है और आज के सत्र में 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी रिगेन हुआ है। तो इन परिस्थितियों में अब एक बार इसे होल्ड करना चाहिए फॉर अ बाउंस। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें लगा के रखना 82 रुपीज का। जब तक 82 इंटैक्ट है, मुझे लगता है यहाँ पे एक मीन रिवर्जन ट्रेड टुवर्ड्स 90-92 के लेवल्स पॉसिबल है। वहां पे हम इसको फिर रीअसेस कर लेंगे। ओके, तो ये थी राय बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर, राय अपनी दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ा जाए। दिल्ली से राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े। राजेंद्र जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी बताइए क्या सवाल। मैडम मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे 3 क्वेश्चन है। मैं 2 क्वेश्चन आपके। अर्जी हमारी मर्जी है आपकी। ठीक है, बताइए क्या सवाल। एक तो अजी हीरो मोटर है, वो अजी आपके 20 शेयर 58 हो गए। ओके। एक राइट्स है 200 शेयर है 230 का। ओके। एक आरके फोर्जिंग है मैडम, ओके 100 शेयर 700 रुपए 700। ठीक है, शुरुआत हीरो मोटर कॉर्प के साथ कर लेते हैं। 20 शेयर जैसे कि आपने बताया 5800 की आपकी बाइंग है, वहां से हमें
500 रुपये का करीब करीब एक लॉस देखने को मिला है पर शेयर का। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प अगर इसकी पास्ट की ट्रेजेक्ट्री देखी जाए तो शानदार मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिला है और अच्छा खासा रिटर्न जो है इसने जनरेट करके दिया है इन्वेस्टर्स को। अमित जी, क्या लगता है वापस से जो बेस है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है? वापस से 6000 के लेवल्स जो हमने पिछले साल देखे थे आते हुए दिखाई देंगे? जी देखिए, फाइनली अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है। जो भी यहाँ पे करेक्शन पुल बैक आना था, चार्ट्स देख के लगता है वो कंप्लीट हो गया। हमने देखा था कि हीरो मोटो ने 1 महीने पहले लगभग 5300 के लेवल्स तोड़े थे और 5300 तोड़ने के बाद लगभग ये स्टॉक 4850 तक चला गया था। लेकिन इस रिकवरी में अब पॉजिटिव बात यह है कि पहले तो हमने अपना 200 डे मूविंग एवरेज रिगेन किया, विच इज अ पॉजिटिव साइन। 5300 का जो सपोर्ट प्रीवियसली 1 महीने पहले टूटा था वो भी हमने रिगेन कर लिया है। ऑलमोस्ट एक 5400 के आसपास एक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। देख के लगता है जिस हिसाब से मोमेंटम है स्टॉक उसको भी क्रॉस करेगा। तो जब एक ब्रोकन सपोर्ट रिकवर हो जाता है और 200 एमआर रिकवर हो जाता है, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। मेरे हिसाब से यहाँ बने रहना चाहिए। देख के चार्ट में कन्विक्शन देख के ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ पे पहले 5750 और उसके बाद 6000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे लगा के रखना है 5200 रुपीज का पोजिशनली। ओके, 5200 का आपको पोजिशनली एक स्टॉप लॉस लगाना है हीरो मोटोकॉर्प में। एक सवाल मैं इनका और ले लेती हूँ, आरके फॉर्जिंग में, क्योंकि यहाँ पे लॉस जो है वो ज़्यादा हो रहा है। इन्होंने जैसे कि बताया कि 100 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और जो बाइंग प्राइस है दैट इज़ 537 पे करंटली कारोबार कर रहा है। पिछले एक साल में भी लगातार ये फिसलता हुआ दिखाई दिया है, 30% तक का लॉस यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब क्या करा जाए, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जहाँ पे इसने 900 950 तक के भी लेवल छुए थे, लेकिन अब लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है। जी देखिए, स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है। ये जरूर बात है कि स्टॉक ने नीचे से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। 460 के प्राइस से 537 तक आ गया है। बट पिछले 1-1.5 साल का अगर हम चार्ट देखें तो जब जब ये चार्ट अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अप्रोच करता है, वहां पे फिर एक रिजेक्शन आता है और वापस स्टॉक करेक्ट कर जाता है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 570 के आसपास आता है, जो एक मेजर रेजिस्टेंस है। क्योंकि स्टॉक ने 10, 20 और 50 डेमा रिगेन किया, तो एक बार इसे होल्ड करें। स्टॉप लॉस लेकिन स्ट्रिक्ट लगाइए लगभग 515 रुपए का। और अगर ये स्टॉक 570 के आसपास आता है तब वहां पे हम फिर से इसे रिव्यू कर लेंगे। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। उछाल में जहां भी लॉस कम हो निकलने की ही कोशिश करें। ठीक है, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको रामाकृष्ण फॉर्ज में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर से बातचीत की जाए। अर्थव पाटिल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोल्हापुर से। अर्थव जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरे पास मदरसन वायरिंग के 367 शेयर है, 43 आएंगे। और ठीक है। अशोक लेलैंड के 75 शेयर से 140 आएंगे। ठीक है, क्या आप पूछना चाह रहे हैं दोनों स्टॉक्स में? हाँ, मेरा लॉन्ग टर्म होल्ड रखने का मुझे अभी इस पे राय चाहिए। मुझे होल्डर रखो या? ठीक है, तो अशोक लेलैंड से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि ये शानदार मूव्स इस पर्टिकुलर काउंटर में। और आपने बताया आपको की जो खरीद है वो 140 की है, तो 175 पर कर रहा है कारोबार, तो प्रॉफिट में है, 3% अप है। और 1 महीने का चार्ट रखिएगा एक बार अशोक लेलैंड का, 6 महीने का चार्ट रखिए। 27-28% का अच्छा खासा रिटर्न अशोक लेलैंड ने कमा कर दिया है अपने निवेशकों को। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अशोक लेलैंड होल्ड है अमित जी? जी डेफिनेटली अशोक लेलैंड इज अ होल्ड। स्टॉक ने काफी एक अच्छा मूव दिखाया था ऑलमोस्ट टुवर्ड्स 212 के लेवल पे। उसके बाद से हमने एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे देखा, जो देख के चार्ट्स देख के लगता है कि कंप्लीट हो गया है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 140-145 के लेवल्स विजिट किए थे। वीकली सपोर्ट से रिवर्सल देखा है। इस रिवर्सल में स्टॉक ने अपना 200 डेमा भी रिगेन कर लिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर था वो ईज आउट हो चुका है एंड स्टॉक ने एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। स्लोली एंड स्टडी मुझे लगता है कि ये वापस इंचअप करेगा। तो आपको ये 165 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और इसको शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए होल्ड करना है। ओके, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं अशोक लेलैंड, काफ़ी अच्छा स्टॉक नजर आ रहा है। दूसरा जो उनका सवाल है अमित जी वो मदरसन सुमी वायरिंग पर है। 40 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। इन्होंने खरीद अपनी कितनी बताई थी? हाँ, 43 की। तो लॉस में है अभी फिलहाल ये, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं। हालांकि पिछले वीक से स्ट्रेंथ ठीक है इसमें, लेकिन कुछ खास रिटर्न्स दिए नहीं है इसने इस साल में अब तक। क्या स्ट्रैटेजी?
जी देखिए, फ्रैंकली इसका स्ट्रक्चर वीक है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसने थोड़ी बहुत नीचे के लेवल से रिकवरी दिखाई है, 10 और 20 डेमा रीगेन किया है। लेकिन अगर हम चार्ट्स देखें तो अभी भी 200 डे मूविंग के नीचे ट्रेड कर रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 42 रुपीज के आसपास एक रेजिस्टेंस आता है। तो हमें यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति अप्लाई करनी है। फिलहाल मोमेंटम जरूर है। 39 रुपीज का एक स्टॉप लॉस, प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है ये बाउंस में लगभग 41 42 के लेवल्स पॉसिबल है। वहां पे आप जहां आपका लॉस कम हो, यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, तो सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी मदरसन वायरिंग पर अपनानी है आपको। 42 43 के लेवल्स जैसे आए आप वहां से एग्जिट कर लें, वहीं अशोक लेलैंड को होल्ड करना है। फिलहाल ये दोनों स्टॉक्स पे रणनीति अपनाएं। चलिए फिलहाल वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपके सवालों का रहेगा इंतजार। चल लौटते हैं। सारे सवाल हैं उनको एड्रेस कर लिया जाए। हमारे साथ अगले दर्शक हैदराबाद से अनिल जी जुड़े। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी बताइए क्या सवाल। रूट मोबाइल मैडम 200 एट द रेट ऑफ 1176। ओके। ये इसको मैं लॉन्ग टाइम रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ये चाहिए मुझे। मीन्स पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर है कि नहीं। और दूसरा ये क्या है मैडम, दूसरा गो कलर्स मैडम। दूसरा गो कलर्स हमको एट द रेट ऑफ 800 शेयर एट द रेट ऑफ 407। ये पोर्टफोलियो लाइक शेयर है या नहीं है। ओके, शुरुआत करते हैं रूट मोबाइल के साथ। 200 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में और 1176 की बाइंग है। 2020 के टाइम पे इसकी लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद इसने तो 2100 तक के स्तर दिखाए थे, लेकिन लगातार उसके बाद इसने जो अपनी वेल्थ को डिटोरेट किया है, कोई इसमें इन्वेस्टर्स ने अगर पैसे लगाए हैं हाई लेवल पे तो लगातार एक गिरावट का सिलसिला जो है उनको देखने को मिला है। अमित जी, क्या करा जाए? यहाँ पे जो बाइंग है वो काफ़ी हाई लेवल में है, करीबन 1200 रुपये और 490 रुपये पे कारोबार कर रहा है। जी देखिए, रूट मोबाइल का स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली वीक है। यहाँ पे हम कंटिन्यूअस डिक्लाइन देख रहे हैं हर लेवल से। स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर हाइज बना रहा है और कोई भी अभी यहाँ पे ऐसा बेस फॉर्मेशन नहीं बना जिसको देख के हम कह सके कि अब ये स्टॉक गिरावट रुक गई है और यहाँ से अब शायद कोई रिकवरी आएगी। बीच बीच में जरूर थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर आती है बिकॉज स्टॉक ओवरसोल्ड हो जाता है। तो मेरी सलाह ये है कि कोई भी बाउंस आए तो सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ पे अप्लाई करें। लॉस अच्छा खासा है और मैं ये भी बोलूँ कि कोई राइस पे जहां आपका लॉस कम हो तो कवर करे तो वो भी गलत हो जाएगा, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। तो मेरी राय ये कि अपनी सूझबूझ से जब भी यहाँ पे कोई उछाल आए, जहां आप कंफर्टेबल हो, यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, तो जैसे ही उछाल दिखता है जहाँ पे आपका लॉस मिनिमल हो वहाँ पे आप एग्जिट करके चल सकते हैं, यानी कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी जो है निभा सकते हैं। दूसरा जो सवाल है वो गो कलर्स पे है। ये भी 2021 की लिस्टिंग है और यहाँ पे भी जो वेल्थ है वो लगातार हमें बिगड़ती हुई दिखाई दी है। 800 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 407 की खरीदारी की गई है। जी, अगर हम ये दोनों चार्ट्स कंपेयर करें तो एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी कंटिन्यूअस वीकनेस और एक कंटिन्यूअस डिक्लाइन हम देख रहे हैं। किसी भी तरह का कोई भी बेस फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे भी यही है कि ओवरसोल्ड लेवल से जब भी कोई उछाल है, जहाँ लॉस कम हो, आप कंफर्टेबल हो, तो यहाँ से निकलने की सलाह है। ओके, तो यहाँ से निकलने की ही सलाह है। चलिए आगे बढ़ा जाए और एक दो जो सवाल है वो हम ले लेते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। कविता जी का सवाल आया है पीबी फिनटेक के ऊपर। अमित सर, इनके पास पीबी फिनटेक के 100 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और 1570 रुपीज़ के लेवल पे इन्होंने बाइंग की है। पीबी फिनटेक का अगर पूरा चार्ट देखें तो एक नॉमिनल रिटर्न जो है यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया। इनफैक्ट पिछले एक साल की भी बात करें जहाँ पे मार्केट में इतना उतार चढ़ाव देखने को मिला है, यहाँ पे इसने अपनी एक स्टेबिलिटी को मेंटेन किया है। अगर पैसा बनाया नहीं है तो पैसा बिगाड़ा भी नहीं है। अब क्या करा जाए? जी देखिए, पीबी फिनटेक में जो गिरावट आई थी वो वीकली सपोर्ट जो कि 1450 के आसपास है, वहां पे जाके थमी। 1450 के आसपास स्टॉक ने एक बेस बनाने की कोशिश की है। 10 और 20 डेमा रिगेन हुआ है, लगभग 1530 के आसपास। यहाँ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो स्टॉक क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा बहुत बाउंस यहाँ पे अभी भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम पूछे तो स्ट्रक्चर वीक है क्योंकि 200 डे के नीचे है। तो आपको एक 1490 का 1490 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है और बाउंस के लिए प्ले करना है जहां पे लॉस इसमें कवर हो जाना चाहिए बिकॉज छोटा लॉस है। तो आपका जहां लॉस कम हो यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करें। जहाँ पे लॉस कम हो वहाँ पे आप एग्जिट करके चल सकते हैं। अगला सवाल जो है वो इंस्टाग्राम पे आया है। इनके पास अमित जी HDFC बैंक के 20 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 740 की बाइंग है। क्या करा जाए आगे की ट्रेजेक्ट्री को देखते हुए?
जी जी, जैसे कि अपने स्टार्टिंग ऑफ द शो में डिस्कस किया था कि एचडीएफसी बैंक ने एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो कि प्रीवियसली टूट गया था 800 का, वो रिकवर कर लिया है। स्टॉक ने 10 और 20 डेमा भी रिगेन किया है, तो ओवरऑल अब और सीज फायर डे वाली गैप भी होल्ड कर रहा है। तो अब देयर इज लिटिल बिट साइन ऑफ स्टेबिलिटी। अंडर परफॉर्मर है, थोड़ा बहुत स्लोली एंड स्टेडीली इंचअप करेगा, तो 780 का स्टॉप लॉस लगाना है और इसे होल्ड करना है। 780 का स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पे होल्ड करके चलना है। दूसरा सवाल आया है ग्रो के ऊपर, इंस्टाग्राम पे आया है। ग्रो यानी कि बिलियन ब्रेन्स और रिसेंटली लिस्टिंग है, तो चार्ट्स तो डेफिनेटली ज़्यादा नहीं होंगे, बट बाइंग प्राइस है इनका 187 रुपीज़ का एंड पोर्टफोलियो में 1000 शेयर्स है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से पूछा जा रहा है सवाल। जी देखिए, 5-6 दिनों पे यहाँ पे हमने एक अच्छी खासी रैली देखी है, और जितना भी डेटा अवेलेबल है, जितना भी चार्ट अवेलेबल है, अनलाइक अदर आईपीओस, ये स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज चला है और अपने लेवल्स को इसने होल्ड किया है। और फाइनली 190 182 के लेवल पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है। ब्रेकआउट को चेज नहीं करना है, लेकिन अगर आपकी पोजीशन है तो आप इसे होल्ड करें। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा के रखें लगभग 187 रुपीज का। ओके, तो क्विकली एक सवाल और ले लिया जाए, ये थी राय ग्रो के ऊपर। और जो दूसरा सवाल है प्रशांत जी का है। अमित जी, इनके पास डिक्सन टेक के शेयर्स हैं 30, पोर्टफोलियो में 15,500 की खरीद है। बोल रहे हैं यहाँ से हम 1 साल के लिए इसे होल्ड करके चल सकते हैं क्या? और करीबन 10,000 के आसपास काम कर रहा है, काफ़ी लॉस तो हो गया है। जी देखिए, फाइनली होल्ड करने की सलाह है, बिकॉज अगर पिछले 6-7 हफ्तों का हम चार्ट देखें तो ये स्टॉक 200 डे वीकली मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट कर रहा है, और आज इसने 10 वीकली मूविंग एवरेज भी रिगेन किया है। चार्ट्स अगर देखें तो 10,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, थोड़ा सा इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो 10,000 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। 10,000 का स्टॉप लॉस लगाना है और डिक्सन टेक को आपको इस टाइम पे होल्ड करके चलना है। अमित जी, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए, इतने सारे जो क्वेश्चंस थे उनको आंसर करने के लिए। इसी के साथ और विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड अहेड। थैंक यू सो मच। सेम टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। या थैंक यू। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं में जाइएगा, जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड अहेड एज वेल।